Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel साइंस सेरा। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड पोजिशन। आज इंग्लिश मीडियम का एक वीडियो है जो हमें बनाना था, उसको बना रहे हैं। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड पोजीशन क्या है। तो शुरू करते हैं। लेट वी कंसीडर दैट an electric dipole AB is made up of two charge plus Q and minus Q having effective length 2L is situated in dielectric medium epsilon r. From the midpoint of dipole at r meter distance on equatorial line a point P is situated at that point we have to find intensity of electric field due to electric dipole as shown in diagram. Let me consider that an electric dipole AB is made up of two charge plus Q and minus Q having effective length 2L. From the midpoint of dipole at r meter distance on equatorial line, a point P is situated. At that point, we have to find intensity of electric field due to electric dipole. As shown in diagram, तो आइए डायग्राम देखते हैं। एक ये इलेक्ट्रिक डायपोल है,
इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है, ए बी, दो चार्ज से मिलकर बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2l। इसी में एक चीज हमने बताया, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल from the midpoint of dipole at r मीटर डिस्टेंस। तो यहां से ये A2 cos थीटा, E1 इधर ये होगा E2, ये होगा E1 साइन थीटा, और ये होगा E2 साइन थीटा। ये डिस्टेंस है R, ये L, ये भी L, ये O। यहां पर एंगल है थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये भी एंगल थीटा। कैसे होगा ये आगे हम बात करेंगे इस पर। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी एग्जैक्ट वही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बन गया डायग्राम। हाँ, तो अभी जो हम लोगों ने रेफरेंस में लिखा वो क्या लिखा कि लेट बी कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी इज मेड अप ऑफ टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2l, क्योंकि l ये है और l ये है, मिला 2l, हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2l from the midpoint of dipole at r meter distance on equatorial line, equatorial मतलब क्या, 90 डिग्री, on equatorial line a point P is situated, at that point we have to find intensity of electric field due to electric dipole। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, जिसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, E1 होगा। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, जिसको हमने E2 कह दिया। यहाँ से जो एंगल बना वो थीटा, और अगर हमने देखे तो अगर हम यहाँ से ऐसे मान लें तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लाइन जो है पैरेलल है और ये पैरेलल है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा इसके आगे करते हैं। इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP, AOP, इसमें देखें तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। रीजन क्या होगा, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है AOP, तो AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो इंप्लाइज दैट AP स्क्वायर इक्वल टू OP की वैल्यू है कितनी, R है तो R स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू कितनी है, L है, तो ये कितना हो गया, L स्क्वायर। AP इज इक्वल टू अगर हम देखें तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट,
तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली बीपी इज इक्वल टू, जैसे एपी की वैल्यू इतना हुआ उतना ही डिस्टेंस यहां से भी है, तो बीपी इज इक्वल टू भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ही होगा। तो बीपी इज इक्वल टू भी हो गया आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू है इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इवन है वो कितनी है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज E1। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो गया Q अपॉन AP का स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऐसे, क्योंकि यहां पर ये रिपल्सन लगा रहा है। तो अब देखते हैं, इंप्लाइज दैट E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to minus Q charge is E2। माइनस क्यू चार्ज यानी माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर क्या होगा, इंटेंसिटी। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, बीपी ऐसे। इंप्लाइज दैट E2 इज इक्वल टू, ये यहां पर माइनस है, इसको माइनस पहले ले लो, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन बीपी स्क्वायर की वैल्यू। यहां पर अगर बीपी इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। इस तरह से प्लस क्यू की वजह से P पर इंटेंसिटी कितनी है ये हमें मिल गई, माइनस क्यू की वजह से इंटेंसिटी यहां पर कितनी है वो हमें मिल गया। अब यहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है उसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसे लिखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point P can be resolved into two components। फर्स्ट है हॉरिजेंटल कंपोनेंट
हॉरिजेंटल कंपोनेंट में E1 cos थीटा कॉमा E2 cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आइए देखते हैं, यहां पर E1 है इंटेंसिटी। इसको अगर हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब अगर यहां से देखिए तो ये एंगल है 90, इस एंगल के सामने का ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये क्योंकि एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर ये E1 साइन थीटा होगा तो ये भी क्या होगा? E1 साइन थीटा। अब अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये जो हुआ, ये जो लाइन जो गई है ये हुआ बेस, तो ये बेस हुआ तो क्या हो गया? E1 cos थीटा। ऐसे ही जब हम यहां पर E2 के पास आते हैं तो यहां पर भी इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे। तो इसके एंगल के सामने का ये परपेंडिकुलर, यानी ये कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो E2 साइन थीटा, ये भी क्या होगा? E2 साइन थीटा। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया तो ये फिर से बेस हो गया, यानी ये जो लाइन है वो E2 का भी बेस काम कर रहा है और E1 का भी। तो इस कंडीशन पे एक ही लाइन पर दूसरा जो कंपोनेंट आ गया वो क्या आ गया? E2 cos थीटा। अब सवाल यह है, एक ही लाइन पर दो वेक्टर हमें दिखे, एक ऐसे और दूसरा भी ऐसे, तो ये क्या कहला गया? कोलिनियर वेक्टर, क्योंकि E1 का भी E1 cos थीटा का भी यही है और E2 cos थीटा की भी एक ही लाइन पे। तो जब एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर वेक्टर है। तो कोलिनियर वेक्टर में जो होते हैं वो एंगल जो होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों का क्या होगा? सम हो जाता है। तो जब दोनों का सम हो जाता है तो उस कंडीशन में अब क्या होगा कि यहां से हमने देखा कि E1 साइन थीटा जितना ऊपर है उतना ही E2 साइन थीटा नीचे है। अब एक बॉडी है, अगर इस पर हम दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दें, एक इधर फोर्स और एक इधर फोर्स, तो दोनों जो फोर्स है वो कहीं पर नहीं, यानी ये बॉडी जो होगी वो रेस्ट में आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि E1 साइन थीटा जितना ऊपर काम कर रहा है उतना ही E2 साइन थीटा नीचे काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा and E2 sin theta are vertically opposite to each other, so they are cancelled। क्या हो गया? क्योंकि जितना ये E1 साइन थीटा ऊपर उतना ही E2 साइन थीटा नीचे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते। जब ये कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट हमारा बचा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी of electric field is E। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? E1 प्लस E2। यानी ये ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
implies that क्या कह सकते हो कि बट E1 इज इक्वल टू E2, मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। इसका मतलब यह है कि यहां से डिस्टेंस जितना है उतना ही माइनस क्यू चार्ज से भी है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी, बस अंतर क्या होगा, एक जगह पर अट्रैक्शन होगा, एक जगह पर रिपल्सन, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। मीन्स ये हो गया कि जब E2 की वैल्यू भी E1 के बराबर है तो हम E2 की जगह पर भी E1 को रख सकते हैं। तो अब ये हो गया E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। तो उम्मीद है इधर का आपने नोट कर लिया होगा, तो मिटा देता हूं। तो E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, ये हमने पहले वहां पर लिख दिया है। तो एक काम करते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं। कैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में अभी मैंने ये बताया था ऐसे कि E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q अपान था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जहां पर हमने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐसे कंडीशन में देखिए तो E इज इक्वल टू होगा 2 इंटू, क्योंकि यहां पर 2 है, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो गया कॉस थीटा। अब यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू हमें और निकालनी, तो इन ट्रायंगल AOP कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और ये क्या है 90 के सामने का हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया AO, हाइपोटेनियस क्या हो गया AP। तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू AO अपॉन AP। तो इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू AO की वैल्यू है L, क्योंकि यहां L दिया हुआ है, और AP की वैल्यू है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर हम इसकी वैल्यू को यहां पे रखें तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस कॉस की वैल्यू को उठा के इसकी जगह पे रख दिया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर 2QL 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 1/2। बस बताते हैं इसको। ये 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई चीज है रूट एक्स तो उसकी वैल्यू होती है x टू पावर 1/2। वैसे ही यहां पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था तो उस कंडीशन में हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 1/2। अब यहां पर देखते बट 2QL इक्वल टू क्या होता है P। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तो implies that A is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू पावर 3/2। 3/2 क्यों हुआ इसके बारे में बताते हैं। यहां पर पावर कितनी है 1। जब बेस सेम होते हैं जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर को डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर प्लस है तो 1 प्लस 1/2। अगर अपन 1 ले लो तो एलसीएम होगा 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2। तो वही इसीलिए यहां पर 3/2 लिखा गया है। अगर इफ R is much greater than L, then L square can be neglected. If R is much greater than L, then L square can be neglected. तो अगर ये निगलेक्ट हो गया तो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को निगलेक्ट हमने कर दिया है तो निगलेक्ट हो गया, टू पावर कितना हो गया 3/2। 2 ये और 2 ये कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R P अपॉन R टू पावर 3। ये क्या हो गया न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मैथमेटिकल expression of intensity of electric field due to electric dipole in broadside पोजीशन। कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड पोजीशन कह सकते हो, इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जा सकता है, या ट्रांसवर्स पोजीशन कहा जा सकता है, या फिर गॉस बी पोजीशन कहा जा सकता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन ब्रॉड साइड पोजीशन, 3-4 नामों से पूछे जा सकते हैं कि ब्रॉड साइड, ट्रांसवर्स, इक्वेटोरियल और गॉस बी पोजीशन। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये देखा कि ब्रॉड साइड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
इन केस अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना, और फिर जो भी टॉपिक में समस्याएं हैं या जो टॉपिक कठिन है उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, उसका ही वीडियो हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाएंगे, और उम्मीद है कुछ समझ में आएगा और ये भी आ गया होगा। तब तक के लिए आज यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।